नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी के द्वारा एपीएस का पेपर होना है 7 जनवरी को, उसी के रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं। और अगर आपको टेस्ट देने हो तो आपको पता ही है कि जो सिविल सर्विसेज की ऐप है उसमें भी हम लोग सारे टेस्ट हमने डाले हुए हैं। ठीक है, उसमें भी आप जाके टेस्ट देख सकते हैं। और ये आज आपका पहला टेस्ट है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जो एएनएम होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और एआरएसएच की फुल फॉर्म होती है एसिलेटेड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। एक असत्य है, एक सत्य है और एक असत्य है। ठीक है, एक ट्रू है, एक फॉल्स है, क्योंकि जो यहाँ पे एसिलेटेड लिखा हुआ है इसकी जगह क्या आ जाएगा? आपका एडोलेसेंस आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एडोलेसेंस आ जाएगा। एसोलेटेड रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डीसी का फुल फॉर्म क्या है और डीपीएमयू का फुल फॉर्म क्या है? आपको वैसे देना है आंसर कि दोनों असत्य हैं या दोनों सही हैं, बोथ ट्रू हैं, बोथ फॉल्स हैं, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, ऐसे करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें एक सही है एक गलत है। कौन सा? तो जो डीयू होता है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट, ये क्या डिजीज कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? डिजीज कंट्रोल होता है, डिजीज कंट्रोल, ना कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो जो डीयू होता है आपका, डीसी होता है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो होता है आपका वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, डिजीज कंट्रोल। और जो डीपीएमयू होता है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन क्या होता है फुल फॉर्म, और ARCIL का फुल फॉर्म क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी लिमिटेड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से? आप सोचिए आंसर, जब तक आप मन में दीजिए तब तक मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सभी असत्य, मतलब सभी सत्य हैं, ऑल ट्रू है इसके, क्योंकि जो फुल फॉर्म है बिल्कुल सही लिखी गई है। ASIC की फुल फॉर्म है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, और जो फुल फॉर्म है आपके ARCIL की वो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको टेस्ट देने हो तो हमारी जो आपकी सिविल सर्विसेज की ऐप है उसमें भी टेस्ट सारे उपलब्ध हैं। ये जो आपकी सूची दे रखी है, आपको मैच द कॉलम करना है कि जो विग्रह राज लेखक है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, हर्ष वाले ने कौन सी लिखी है, विशाख दत्त ने कौन सी लिखी है आपकी लेखक, और शूद्रक जो है उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जो पहले का आंसर बी है, मतलब ए का 1 हो जाएगा। विग्रह के जो हरिकेल है, हर्ष जो चरित्र आपको पता ही है कि जो नागनंद है, उसके बाद विशाख दत्त आपको सबको पता है देवी का चंद्रगुप्तम, और जो शूद्रक है बहुत बार पूछी भी गई है यूपीपीएससी आपका जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये साफ साफ बुक भी आई थी। शूद्रक बुक जो लेखक है किस किस, मतलब जो शूद्रक जो है लेखक है जो आपके, उसमें उनकी पुस्तक कौन सी है, या ये, हाँ सवाल ये आया था कि जो मृच्छकटिकम जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। वॉर एंड पीस हो गया आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, द न्यू हिस्ट्री हो गया, वॉइस द वाई वी स्टडी हिस्ट्री। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आप याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो बी है इसमें ए का आंसर क्या है 1, वॉर एंड पीस किसके द्वारा है? टोल्स्टॉय के द्वारा है। बी का है 2, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता ही है कि जो ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू जी की। द न्यू हिस्ट्री किसकी है? आपकी रॉबिन्सन जी की है। वाई वी स्टडी हिस्ट्री किसकी है? गेरल ब्रीथ की है। ये है आपका ब्रीथ और ये आपका वाई वी स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। निम्न कथनों में से सही विकल्प चुने। राजशेखर ने नाटक के नाम पर कपूर मंजरी, जो एक संस्कृत भाषा में रचा गया है। कामसूत्र वात्सेना की पुस्तक है जिसके भास्कर यशोधर पंडित है। ठीक, उसके बाद है आपका विष्णु शर्मा पंचतंत्र निर्देशन शास्त्र के उदाहरण है, आपको पता ही है बहुत फेमस किताब है विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र। और हरिभद्र सूरी की एक कथा का नाम क्या है? समरदत्ते कथा है। बताइए इसका आंसर कौन सा गलत है कौन सा सही है।
तो देखिए छठे का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि पहला ही आपका क्या है, सिर्फ आपका गलत है। क्योंकि जो राजशेखर के नाटक की जो नाम है, जिसका नाम है कपूर मंजरी, ये एक संस्कृत नहीं है, ये किस भाषा में है आपका, ये आपकी प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या है, आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाबर को किसने इनवाइट किया था, उसका आंसर हो जाएगा दौलत खां, ठीक है। 3 गोल में सम्मेलन, ये तो मतलब इतना फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ये नहीं पूछा गया हो। हर एग्जाम में पूछा गया है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले भारतीय का नाम क्या था। एक नाम तो ये दिया हुआ है, एक नाम और याद रखिएगा आप, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू जी। इनका क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी आर अम्बेडकर जी, सबको पता ही है, और आपका तेज बहादुर सप्रू। मंदसौर प्रशस्ति लेख का संबंध किस शासक से है? तो आपको पता ही है कि जो इंस्क्रिप्शन थे, जो लेख लिखवाए गए थे अशोक के जो स्तंभ में, जो 13 पिलर एडिक्ट है, ऐसे ही करके गुप्ता जो डायनेस्टी में, उसमें भी कुछ लेख हैं। तो बताइए 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन की बात करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमार गुप्ता 1 आंसर हो जाएगा। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कुआं का निर्माण किसने करवाया था? जो आपका किला एक कुआं है, वो किसका निर्माण, किसने निर्माण कराया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, शेर शाह ने उसका निर्माण करवाया था। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज, देखिए एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि जो हिंदू कॉलेज है आपका, जो आपका कहां पे है, कलकत्ता में, इसका आंसर क्या हो, कलकत्ता में, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1817 में? डेविड हेयर। तो देखिए, ठीक है, इसी तरह की क्वेश्चन आपको यूपीपीएससी एपीएस में देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा ना आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के थोड़ा देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कलकत्ता। हिंदू कॉलेज जो है आपका डेविड हेयर द्वारा, कहां पे, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे, 12वें क्वेश्चन का। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? आपको पता ही है कि जो नौजवान सभा है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, आपकी भगत सिंह द्वारा, है ना। अब बताइए कौन इसमें प्रारंभिक सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंबिका चतुर्वेदी चक्रवर्ती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 1809 में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस किस भाषा में लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फारसी भाषा में लिखी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। देखिए जो एवोमीटर होता है, ये आपका जो रेडियो में फॉल्ट होते हैं उसके लिए डिटेक्ट करता है क्या। जो एक्यूमुलेटर होता है, ये आपका स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को। एनियोमीटर आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्पीड ऑफ विंड नापता है, गति मापने के लिए काम आता है। और एल्टीमीटर मतलब ऊंचाई, ऊंचाई नापने के लिए एक यंत्र है। क्या ये सही है? तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, चारों जो है आपके क्या है, सत्य है। चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है। 15 पे आते हैं, जो प्लवन का सिद्धांत है, फ्लोटेशन जिसको हम कहते हैं, इसका कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, विद्युत ऊष्म कहते हैं। शीतलम जिसको हम कूलिंग कहते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्या बोलता है, किसके द्वारा दिया गया था? और इंडक्टिव कॉइल जिसको हम प्रेरक कुंडली बोलते हैं, किसके द्वारा दी गई थी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्लवन का सिद्धांत है आपको, जो फ्लोटेशन वाला है, वो किसके द्वारा है, आर्किमिडीज, सबको सबको पता है। उसके बाद विद्युत ऊष्मा का प्रभाव, जूल, आपको पता ही, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हम लोग जो नापते हैं करंट वगैरह को। और जो कूलिंग है, लॉ ऑफ कूलिंग किसके द्वारा है आपका, न्यूटन के द्वारा है। और इंडक्टिव कॉइल का जो प्रिंसिपल दिया गया था वो रूपकाफ के द्वारा दिया गया था। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि घर्षण 4 प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहा है। और जो लोटनिक घर्षण का माप होता है सबसे अधिक होता है, ये बोल रहा है। और घर्षण को कम करने के लिए तेल, ग्रीस जैसे सहयोग जो इस्तेमाल किया जाता है, जो हम कहते हैं ना फ्रिक्शन, जो टायर के बीच में लगता है जब हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, जो फ्रिक्शन लगता है उसके बारे में। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दो जो है आपका सत्य है। कैसे? रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं लोटनिक घर्षण जो कहते हैं, इसका माप सबसे अधिक नहीं होता, सबसे क्या होता है आपका, कम होता है, याद रखिएगा। सबसे कम होता है कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। मस्तिष्क पूरे शरीर तथा
स्वयं तंत्रिक तंत्र का एक नियंत्रण कक्ष है। इसका औसत भार करीब 1400 ग्राम, 1 किलोग्राम 400 ग्राम करीब होता है। मनुष्य का मस्तिष्क 4 अवरोध में बंद रहता है और इसकी सबसे अंदर की जो परत है पायोमीटर कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थ पहुंचती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? सी, ओनली 3 वाला जो फॉल्स है, इसके चारों अवरोध में बंद रहता है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्न में से सही विकल्प की पहचान करिए। ग्लैंड्स जिसको हम ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं उत्तवों अथवा अंगों को कहते हैं जो कुछ पदार्थों को संश्लेषण करके उन्हें स्त्रवित करते हैं। मानव सहित अन्य कोशिकारूप जंतुओं में इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। टोटल इनको कितने कितने डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है ना, दोनों विकल्प बिल्कुल क्या है? सही बात है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? निम्न विकल्पों में सही की पहचान करें। जैसे बर्ड फ्लू के बारे में बात कर रहा है, बर्ड फ्लू H5N1 द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है एड्स का विषाणु रेटोविरस परिवार का एक लिंट विषाणु होता है। क्रेमेटिन धागे का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। पीलिया ये किससे होता है? उसको हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। तो जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, ये वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। जॉन्डिस बिल्कुल सही है आपका, क्रेमेटिन भी सही है, एड्स भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसमें चारों विकल्प क्या है आपके? बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। पुदीना का जो वनस्पतिक जो वास्तविक नाम होता है मेथा अरबकेस होता है। सरसों के तेल में मिलावट का पता लगने के लिए सामान्यतः अर्जमोल तेल का प्रयोग किया जाता है, अर्जिमोन का। टमाटर में सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल भी पाए जाते हैं। जो सिट्रिक एसिड और जो मैलिक एसिड होता है, क्या वो टोमेटो में मिलते हैं क्या? ये पूछ रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल आपके सही है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से सही की पहचान करेंगे कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्य जो है आपके 15 हैं, ठीक। उसके बाद 10.7% जो हिली एरियाज है वो आपका टोटल एरिया में कवर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ये भी बात सही है, लेकिन जो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले जो राज्य हैं वो 15 नहीं है, बस ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 21 का हो जाएगा जो 2 असत्य है ना, दूसरा वाला सत्य है, क्योंकि जो 17 राज्य हैं और एक आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं आपके? 17 राज्य हैं और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत की मानक या अपना रेखा है 82 डिग्री पूर्व देशांतर है, जिसको हम 82 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के नाम से जानते हैं। किसी दिए हुए अक्षांश के उस स्थान विश्व की जलवायु और मौसम का अध्ययन कर सकते हैं। जो लैटिट्यूड होता है उससे हम लोग क्लाइमेट और वेदर नाप सकते हैं। प्राधान यमतोर रेखा 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तभी इसका नाम क्या है? इसको हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो शहर का नाम है ना लंदन से जहां से गुजरती है उसका नाम क्या है? ग्रीनविच। तो जीएमटी लाइन इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। बताइए इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर बिल्कुल आपका सी है ना। तो केवल दूसरा जो कथन है असत्य है, क्योंकि जो किसी भी अक्षांश की दी हुई जो जलवायु होती है वो खाली जलवायु होती है, मौसम का अध्ययन वो नहीं कर पाती, जिसके बारे में क्या है? लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे। लद्दाख के बारे में कुछ बोल रहा है कि लद्दाख की सीमा 2 देशों से लगती है। पहला बताइए स्टेटमेंट क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से स्पर्श करती है। म्यांमार भारत पे इरावदी नदी है, अराकरम योमा चिन पटकई श्रेणियों से अलग होता है। म्यांमार में आपको पता ही, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि म्यांमार में जो फेमस रिवर है, या पूछता है कि जो इरावदी रिवर है आपकी, जो इरावदी रिवर है आपकी, इरावदी जो नदी है ये आपके पूरे मतलब ये आप किस कंट्री में बहती है, किस देश में बहती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख जो है आपका 2 देश नहीं, लद्दाख जो है आपका 2 देश से सीमा नहीं करता साझा, लद्दाख जो है आपका कितने? 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक कथन असत्य है। तो 23 का आंसर हो जाएगा क्या आपका? पहला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 का आंसर बताएंगे। ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहा है। ट्रांस हिमालय के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान करें। इसका अधिकांश भाग तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण जीवश्याम वाले समुद्री अवसादों में हुआ है। इसकी निचली परत आपकी आपकी क्या है? हाँ, टर्शीफेयर ग्रेनाइट से बनी है, ठीक है, टर्जरी ग्रेनाइट से बनी है। और इन श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम,
ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ से साउथ अगर हम इस शेड्यूल को लगाएंगे तो काराकोरम आएगा, फिर जास्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा। तो बताइए क्या ये सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 24। मेरे हिसाब से जो आपके नॉर्थ से साउथ, हाँ, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो आपके बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि चौथा असत्य है। इनकी जो शेडी का क्रम है वो गलत लगा हुआ है, काराकोरम जास्कर लद्दाख नहीं होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, बताइए कि जो कोनिकल टूरिस्ट जो प्लेस है, जो आपका पर्यटन स्थल है, तमिलनाडु में स्थित है क्या? नीलगिरी पहाड़ी पर। दूसरा कह रहा है कि जो नीलन घाटी है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तीसरा, भारत पाक सीमा के निकट एक सुरम नीलम घाटी है जो वर्ष 1965 के बाद बंद थी, 2015 में आम नागरिकों के लिए खोली गई है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। दो कथन इसमें असत्य हो जाएंगे, कैसे? देखिए जो ये जो आपको पार्क कह रहा है ना, जो भारत जो क्वेश्चन नंबर 25 में, हाँ, जो ये पहली बात तो ये भारत पाक की जो सीमा है निकट जो है, ये पाक का नहीं होगा, ये होगा आपका चाइना का। तो इंडिया कहाँ है? ये आपका इंडिया पाकिस्तान की जगह क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए इंडिया चाइना। 1965 का जो युद्ध था 1965 वाला मामला था, 1900 चाइना पाकिस्तान का मामला नहीं था, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो आपका गलत हो जाएगा कि ये आपका कहां पे है? तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका कहां पे? आपका कर्नाटका में, ठीक, ये कर्नाटका में हो जाएगा। तो दो स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? इसमें असत्य हो जाएंगे। दक्कन के पठार का विस्तार निम्न से किस राज्य में नहीं है? इसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। डेक्कन प्लेट्यू डज नॉट एक्सटेंड टू इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। भारत में संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल बात सही। संसद नहीं है, संसद संविधान की अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है और संसद द्वारा नहीं। संसद एक अलग अवधारण है, क्या बिल्कुल बात सही है क्या? 27 का क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन नंबर 27। मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल बात सही, कथन तर्क दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारत है, आपको पता ही है कि जो भी हमारे भारत में कानून है, जो भारत में चलते हैं लोग, जो भी हम लोग करते हैं, वो पूरा का पूरा किसके हिसाब से? संविधान के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया, जिसकी तिथि के उपरांत इस तिथि का परिवर्तन हुआ। किस तिथि का? आपको सबको पता है कि जो हम लोग जो आजाद हुए थे, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1900 आपका 47, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। सूची दी हुई है कि जो आपको जैसे कि पता है कि संविधान सभा में कुछ सूची बनाई गई, समितियां बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि पूछ रहा है संघ शक्ति समिति, 20 क्वेश्चन नंबर 29 है, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान के कौन से थे? और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यूनियन पावर कमेटी जिसको हम कहते हैं संघ शक्ति समिति, किसके? जवाहरलाल नेहरू के पास थी, ठीक है। उसके बाद संघीय संविधान समिति भी किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही थी। प्रारूप समिति किसके पास थी? आपको पता है अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और प्रांतीय संविधान समिति किसके पास थी? आपकी पटेल जी के पास थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें शासन डैश प्रणाली है। आपको पता है कि जो हम लोग बोलते हैं सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक है, तो चौथा का मतलब प्रेसिडेंशियल है, राष्ट्रपति वाला है, या पार्लियामेंट्री है, संसदीय है, राष्ट्रपति है, अध्यक्षीय है, या उनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारतीय संसदीय द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के बारे में बात करता है, ये कब पारित किया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका पारित कब किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। कुछ विचार किए निम्न कथनों में। जो प्राचीन ओलंपिक हैं 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित हुए थे, क्या बात सही है? प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता जूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। अभी पेट में भी सवाल आया था इससे रिगार्डिंग। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ईसा में बेरन पियर डे कुर्बतीन के प्रयासों से शुरू हुए थे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएंगे क्या होगा?
पहला कथन तो बिल्कुल सही है नहीं, एक इसमें असत्य हो जाएगा, दो आपका क्या हो जाएंगे इसमें सत्य हो जाएंगे। कैसे? ये आपका जो एडी है ना, एडी एडी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट। तो 776 बिफोर क्राइस्ट में शुरू हुए थे, एडी में शुरू नहीं किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात कर रहा है कि जो दूसरे सबसे बड़े खेल है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ओलंपिक सबसे बड़े हैं। पहला 1929 में हुआ था, कहां पे? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और भारत ने 1930 नहीं, भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया था आपको? 1934 वाले में। तो इसमें तीसरा कथन सही गलत है, दो असत्य, एक असत्य, दो असत्य, तीनों असत्य, तो इसमें एक असत्य हो जाएगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना, क्योंकि जो राष्ट्रमंडल खेल है बिल्कुल बात सही है, सबसे पुराने हैं, 1930 में सबसे पहले हुए थे और भारत ने 1934 में सबसे पहले भाग इसमें लिया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दुबई। 2000 आपको पता ही है कि 5 के बाद ये आपका शिफ्ट कहां कर दिया गया है? दुबई। इससे पहले कहां पे था आपका? लॉर्ड्स में, ठीक है, लंदन। निम्न विचारों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। जून 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य एक संधि हस्ताक्षरित हुई जिसका नाम क्या पड़ गया? ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का पूरा नाम अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान है। इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दो तो बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये जो हुई है आपकी किसके बीच हुई है? ये राज्य अमेरिका और यूके के बीच हुई है, तो भारत नहीं है, यूके के बीच हुई है आपका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि सबंग पोर्ट, जिसको हम सबंग बंदरगाह के नाम से जानते हैं, 36 में कहां पे है ये? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड। तो जो सबंग बंदरगाह है ये आपका कहां पड़ता है? आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। जब भी जाइए तो घूम के आइएगा। खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा की पहली संधि कब अंगीकार हुई थी? बताइए। फर्स्ट ट्रीटी जो अडॉप्टेड मेरीन लाइफ के लिए हाई सी में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जून 2023 में, अभी 5 महीने पहले की ही खबर है, 6 महीने पहले की। दुनिया की अग्रणी विमान इंजन निर्माता जी, जिसको जनरल इंजीनियरिंग इसका वो आपकी कंपनी का नाम है, 22 जून 2023 को भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन का उत्पादन करने के लिए वॉशिंगटन में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। बिल्कुल बात सही है। यह जीई कंपनी किस देश की है? बताइए। जो जीई कंपनी है, देखो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो जनरल इंजीनियरिंग जो कंपनी है आपकी, इसने किस कंपनी, भारत की कंपनी के संग कर सकते हैं? HPCL, HEL, तो HEL आंसर हो जाएगा। अब जी जो कंपनी है आपकी, ये कौन से देश की है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर क्या होगा आपका? यूएसए की है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत और मिस्र में जून, जिसको हम इजिप्ट कहते हैं, 2030 में कितने समझौते पर साक्षात्कार किए हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर, 3 हस्ताक्षर किए हैं। चश्मा, काला काला चश्मा कहां पे? चाइना और पाकिस्तान, है ना। काला पाकिस्तान तो काला चाइना। तो चश्मा अगर पूछेगा, चश्मा परमाणु योजना के निर्माण चीन और किस देश के बीच में है? अब तो पाकिस्तान। OPEC वन बेल्ट, जो OPEC कॉरिडोर बना रहा है गद्दाफर पोर्ट, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य परिषद जो है आपका, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, गणराज्य आपका स्लोवेनिया किस देश के अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने अल्जीरिया को, गुयाना को, कोरिया को, स्लोवेनिया को ऐसा टेम्पररी मेंबर किसका बनाया है? मतलब किसके संग ये मेंबर थे? चील के संग, अर्जेंटीना के संग, आपका सियरा लियोनी के संग और बोत्सवाना के संग। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे, तो क्या होगा इसका? सियरा लियोन के संग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कुछ बात करेंगे इस पे कौन सी सही है। तैयब एर्दोगन तुर्की के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो तुर्की के याद रखते हो, तुर्की में ऑपरेशन कैसे, तुर्की से संबंधित कुछ आए तो याद रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त हमने जो चलाया था टर्की में, ठीक है। उसके बाद चमन लाल पहले ऐसे ब्रिटिश लॉर्ड मेयर बने हैं, बनने वाले पहले भारतीय ब्रिटिश बने, ब्रिटिश भारतीय। रवि सिन्हा 2023 में अनुसंधान और विश्लेषण विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को हेड कौन है आपके? रवि सिन्हा जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे। 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें खाली एक गलत होगा, है ना। ये दोनों बात सही है। जो चौथी बार की जगह क्या आएगा आपका? तीसरी बार, है ना। तीसरी बार इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 23वें जो भारतीय फिल्म अकेडमी पुरस्कार है उसके बारे में देखिए। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है आपका दृश्यम को, दृश्यम 2 को मिली थी। बेस्ट एक्ट्रेस ऋतिक रोशन विक्रम वेदा के लिए, एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, और जो अवार्ड हुए थे गोवा में हुए थे। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है या सत्य है?
क्या पहला असत्य है? नहीं, पहला बिल्कुल सही है, केवल दूसरा चौथा असत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है ना, क्योंकि ये आपको गोवा में नहीं हुए थे, ये आपके हुए थे आबू धाबी यूएई में। ठीक है, कहां पे हुए थे? आबू धाबी यूएई में। 44, भारत की वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है? द बुक फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 से 1977। क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका कौन? ए के भट्टाचार्य जी ने ये बुक लिखी गई है। 45, कटक उड़ीसा का महत्वपूर्ण शहर है जो आपकी ब्राह्मणी रिवर पे है, नदी पे है। CRRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 23 अप्रैल 1946 को आपकी यह विद्याधरपुर में स्थित है, याद रखना। ठीक है, विद्याधरपुर। और कटक चंडी का जो मंदिर है वो अष्टदेवी टेम्पल है। बताइए कौन सा इसमें असत्य है और कौन सा आपका सत्य है? पहला और दूसरा। 45 को हाँ बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? पहले दोनों कथन गलत है, याद रखिएगा। ठीक है ना, कटक जो इंपॉर्टेंट सिटी उड़ीसा, ब्राह्मणी रिवर, CRRI की स्थापना जो वृंदावन। निम्न कथन पर विचार करें, सत्य की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। मुरादाबाद की स्थापना शाहजहां के जो पुत्र है मुराद के द्वारा की गई थी, बात शायद सही है। मोदी नगर गाजियाबाद यूपी में है, रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अच्छा। शिवकाशी मासिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा डी। दूसरा आपका क्या है? असत्य है, कर्नाटका में नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा किस शहर में ये मैजबॉग इंडस्ट्री, शिवाकाशी है ना, तमिलनाडु है या उड़ीसा है, बताइएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कुछ इसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में लगाइए। अगर आप 9/13 करोगे, 11/17 आप करोगे और 5/8 करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका 0.4। ठीक है, पॉइंट लगा जीरो लगे तो 5 8 पंजे 40। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट लगा के जीरो लगाओगे तो सिंपल आपका 7 17 17 34 34 51 51, तो करीब कितना बैठेगा आपका? 7। ठीक है, अब देखिए लगा लीजिए 9 देखो तीन ही संख्या है और 9/13 को लगाओगे तो कितना हो जाएगा? पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, 13 26 39 52 ऐसे करके लगाएंगे, 7 8 8। ठीक है ना, तो करीब कितना बैठेगा आपका? 8। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये। उससे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? ये। उससे छोटा हो जाएगा कौन सा आपका? 0.4। तो सीधी बात है 0.4 या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब 9/13 11/13 में कौन सा बड़ा है आपका? 9/13 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड की जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। ठीक है, शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट कितना था? 6 था। अगले में कितना था? 8.5 हो गया। अगले में फिर 5.5 हो गया, फिर अगले में 7 हो गया, तो बोलेगा शेष। ठीक है, देखिए टोटल रन कितने हैं आपके इसमें, याद रखिएगा 324। ठीक है, इसमें 10 शुरू के 10 में कितना था आपका? 6। ये देखिए 10 ये रहा और 6 ये रहा। ठीक, प्लस अगले 10 में कितना था आपका? 8.5। ठीक है, प्लस अगले 10 में कितना था आपका? 5.5। तो अगर आप इसको प्लस करोगे, सब मिलाओगे तो आएगा 270। 324 चाहिए थे, 270 बन पाए, कितना रह गया आपका? करीबन करीब हो गया 24 34, ये हो गया आपका 54 रन। ठीक, 54 रन आपको चाहिए थे। कितने ओवर हो गए थे आपका? 48 ओवर हो गए थे, ये 40 तो अपन 8 ओवर रह गए, क्योंकि 10 10 10 10 ओवर ये हो गया आपको, 10 ओवर ये हो गए, 10 ओवर ये, 10 ओवर ये, तो हो गया आपका कितना? आपके हो गए ये, हाँ, तो कितने हो गए आपके? 40 ओवर हो गए, बचे कितने? 8। तो 8 को अगर आप 54 से डिवाइड करोगे, 8 6 जा 54, 6.75 आंसर आ जाएगा आपका। तो 48 का आंसर क्या आएगा आपका? 86.75। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो 324 पूरे रन थे, 270 उसने बना लिए, बचे कितने? 54। बचे के 8 ओवर कैसे बचे? देखो 10 ओवर ये रहे, 10 ओवर आपके ये रहे, 10 ओवर ये रहे आपके, 10 ओवर ये रहे, तो वो 40 हो गए। और 48 ओवर थे तो बचे कितने? 8 ओवर ही तो बचे। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भैया कि क्या है? वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट। देखो पहली बात तो अगर आपको कभी भी पॉइंट हटाना हो तो ये 3 है, ये आपके 4 डिजिट है, ये 3 है आपके, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो देखो 81। आपको पता ही है कि पॉइंट हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना, तो 81 हो जाएगा इसका, इंटू 484 लिख लो इसको, इंटू इसके अंदर लिख लो 25 लिख लो, अपॉन 64। ये दो हटे यहाँ से, यहाँ पे एक और लगा देंगे। ठीक, इंटू 625, यहाँ से 2 हट गए, यहाँ से 3 हट गए, एक और लगा सकते हैं, और यहाँ पे कितना? 225 आएगा। कैसे आएगा? यहाँ से एक हट गया, यहाँ से भी एक हट गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा, है ना। इसका कितना आ जाएगा? 22। कितना कितना? 5। इसका आ जाएगा 8,
इसका कितना आएगा 25 और इसका कितना आएगा आपका 15। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 5 जा, 2 4 जा, 1 1, 3 3 या 9, 3 5 जा 15, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आएगा पॉइंट, ये आएगा 9 और नीचे आएगा कितना 3, तो 0.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा है, निकाल सकते। इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले तो इसके ये 9 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो x बटे 21, x अपॉन 21 इंटू एक्स अपॉन 189 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 इंटू 189, तो 1 9 से 9 9, यूनिट डिजिट रहेगी 9, 8 8 2 16, 3 बचे 9, तो 16 तो 6, 96 आ जाएगा ये आपका, 8 हो जाएगा 96 और 2 2 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, 3969, इसका अगर आप अंडर रूट करोगे 3969 का तो ये कितने देखो 3 3 सब में आ रहा है कभी आपको अंडर रूट करना हो तो 63 मतलब 43 का करना है, 43 है, 3 3 कितना 9, 4 3 या क्या आएगा आपका 4 5 जा 20, ठीक है 4 5 जा 20 तो 209 करके। ठीक है, 3969 का है, चेक करना है आपको, ये होगा आपका 3 60, 36 का कितना हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 मिलाओ कितना आएगा 3969। ऐसे आपको 53 का करना है, कभी भी 3 3 कितना हो गया 9, 5 5 का कितना 25 और 3 28 2859, ये किसका हो जाएगा इसका हो जाएगा ऐसे करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट नंबर 1। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग डेली टेस्ट सीरीज कराते रहेंगे, आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।